नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के विषय में, विज्ञान का जीव विज्ञान विषय में एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आनुवंशिकी एवं उसका विकास। ठीक है, तो हम आप लोगों को इसके बारे में कुछ बता रहे हैं। आनुवंशिकी एवं विकास का जो टॉपिक दिया है उसे दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल नामक जीव वैज्ञानिक ने इस टॉपिक को दिया है। अब हम लोग पहले ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, ये कहाँ के निवासी थे। तो देखिए, पहले इनका जन्म ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में हुआ, जो एक नॉर्मल किसान परिवार में जन्म हुआ। इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो ब्रून शहर है वो अब चेक गणराज्य का भाग हो चुका है। तो इनका जन्म 1822 में हुआ था। इन्होंने जब आनुवंशिकी पर खोज किया तो सन 1856 से खोज करते हुए इन्होंने 1863 तक आनुवंशिकी पर खोज किया, और वो भी किस पौधे पर? मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर खोज किया। मटर के पौधे पर इन्होंने खोज किया। तो इन्होंने जो खोज किया उस सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादन, या उनका सिद्धांत ये प्रचलित नहीं हो पाया। इसी सिद्धांत को कुछ वर्षों के बाद सन 1900 में 3 जीव वैज्ञानिकों ने इस पर खोज किया। उनका नाम है डी ब्रिज और कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस। उसके बाद एक है सरमार्क। इन तीनों वैज्ञानिकों ने जब इस पर मेंडल के नियमों पर रिसर्च किया तो इन्होंने भी जो सिद्धांत मेंडल साहब ने सन 1856 से 1863 में दे दिया था, उसी सिद्धांत को इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1900 में दिया। उसके बाद जब इन्होंने 3 सिद्धांतों को दिया तो उसे कहा जाता है मेंडल का पुनः संयोजित पुनः सिद्ध खोज। उसके इंग्लिश में कहते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने मेंडल के नियमों को दिया तो मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इनका जो प्रभाविता का नियम है, पहला नियम है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर इसका रिसर्च क्यों किया? आनुवंशिकी के नियमों का। मटर का पौधा एक ऐसा पौधा है जो 1 वर्षीय होता है और इसमें स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। और ये पौधा 1 वर्षीय मतलब 1 वर्षीय मतलब ये पौधा एनुअल होता है, कुछ ही समय में ये पूर्ण हो जाए। उसके बाद मटर के पौधों के बारे में इन्होंने 7 लक्षणों को अध्ययन किया। पहला लक्षण है उसका तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई के बारे में इन्होंने अध्ययन किया क्या कि मटर का पौधा लंबा है कि बौना है। ये बात ध्यान दें, लंबा को कैपिटल टी से दर्शाते हैं और बौना को स्मॉल टी से दर्शाते हैं।
लंबे पौधे को कैपिटल टी से दर्शाते हैं और बौने पौधे को स्मॉल टी से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने दिया फूलों का रंग, दूसरा है फूलों का रंग। फूलों का रंग, मटर के पौधे में फूलों का रंग दिया कि पौधे का रंग बैगनी है कि सफ़ेद है। फूल के जो रंग होते हैं वो बैगनी है कि सफ़ेद है। अब उसके बाद ये तीसरा, अब देखिए मेंडल ने जो मटर के 7 लक्षणों को लिया, 2 लक्षण हो गए। अब इसका तीसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण क्या है कि फूल की स्थिति, उसका जो फूल है, फूल की स्थिति, फूल की स्थिति, फूल की स्थिति से संबंध है कि वो फूल एक्सियल है कि टर्मिनल, एक्सियल है कि टर्मिनल। एक्सियल मतलब कि वो जो फूल है मटर के, वो सीधा है कि टर्मिनल या झुका हुआ है। ठीक है। उसके बाद अब ये आ गया चौथा लक्षण मटर के पौधे का, फली। जो उसका फली है, फली का आकार कैसा है, फली का आकार, फली का आकार मतलब मटर के पौधे की जो फली है उसका आकार कैसा है। उसका आकार है कि वो फूला हुआ है कि सिकुड़ा हुआ है। अब उसके बाद है पाँचवा उसका आकार है फली का रंग। फली का रंग कैसा है, उस फली का जो रंग है हरा है कि फली का रंग, फली का रंग हरा है कि पीला, हरा है या पीला, हरा या पीला। अब छठा उसका प्रकार है कि बीज जो होता है उसका वो गोल है कि झुर्रीदार। अब छठा है बीज का आकार, बीज का आकार। और सातवां है बीज का रंग कैसा है, पीला रंग है कि हरा रंग है। ठीक है। इन 7 लक्षणों को उन्होंने जब ध्यान से अध्ययन किया, बीज का रंग, बीज का रंग हरा है या कि पीला, उन्होंने पहले ध्यान दिया कि फूल की स्थिति एक्सियल है कि टर्मिनल। उसके बाद फली का आकार, फली का रंग कैसा है, हरा है कि पीला है। बीज का आकार कैसा है, गोल है, बीज की झुर्रीदार है। बीज का रंग कैसा है, हरा है कि पीला है। ठीक है। अब उसके बाद जो पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई मतलब उसके तने की लंबाई, पौधा जो है उसका पौधे की तने की लंबाई, तने की लंबाई देखा उन्होंने, तना लंबा है कि बौना। अधिकांशतः आप लोगों ने भी देखा होगा मटर के पौधों को, कुछ मटर के पौधे होते हैं जो लंबे होते हैं और कुछ होते हैं बौने होते हैं। उसके तने के अनुसार तने की लंबाई उसकी कुछ ज़्यादा लंबी होती है तो लंबे पौधे कहे जाते हैं, और कुछ कम होता है तो उसे बौने पौधे कहते हैं। अब जो लंबा पौधा है, लंबे पौधे को कैपिटल टी और कैपिटल टी से दर्शाते हैं। लंबा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टाल, और बौना को ड्वार्फ। और बौने को स्मॉल टी से दर्शाते हैं। अब
जो मेंडल साहब का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। अब हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं मेंडल साहब के नियमों के बारे में। अब देखिए मेंडल का जो पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। अब देखिए जो इन्होंने पहला नियम दिया है प्रभाविता का नियम, अब जब इस लंबे और बौने पौधे के बीच जब इन्होंने संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कराया तो इन्होंने देखा कि इस लंबे और बौने पौधे में जो उसके प्रभावी कारक या जीन, कारक को हम एलील भी कहते हैं, एलील, कारक को एलील कहा जाता है। एलील, एलील की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? इसे हम अभी आप लोगों को बताते हैं कि एलील जो है उसे किस वैज्ञानिक ने खोज किया था। अब देखिए ये जो कारक होते हैं और इसका जो प्रभावी कारक है, लंबे और बौने पौधे का जो प्रभावी जीन है, अब उसका जब इन्होंने परागण कराया तो इससे प्राप्त हुआ संकर लंबा पौधा। संकर लंबा, संकर लंबा, ये परागण स्वपरागण होता है। स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। जब इन्होंने लंबे और बौने पौधों के मध्य संकरण कराया तो इन्हें पौधा प्राप्त हुआ संकर लंबा। उसके बाद जो F1 पीढ़ी कहलाता है, F1 पीढ़ी जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है, अब जब F1 जनरेशन हो गया तो ये जो प्रभाविता का नियम है उसमें कौन सा लक्षण प्रभावित मतलब ज़्यादा दिखाई दिया, वो उसका जो लक्षण प्रभावी था वो ज़्यादा दिखाई दिया और उसका जो अप्रभावी कारक या अप्रभावी एलील थे वो कम दिखाई दिए। उसके बाद जब संकर लंबे पौधे में स्वपरागण कराया, मतलब कि कैपिटल टी और कैपिटल टी पौधे में जब उन्होंने स्वपरागण कराया तो यही जो है मेंडल साहब का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है इसे। लायाब सेग्रीगेशन, जब इन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य जब संकरण कराया तो इन्होंने पाया कि जब इन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य संकरण कराया तब इन्होंने 3 संकर लंबे, एक सबसे लंबा पौधा कैपिटल टी और कैपिटल टी का जब कराया इन्होंने संकरण तो कैपिटल टी पाया। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया संकरण, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी से संकरण करा, फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी से संकरण कराया। तो अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल ये स्मॉल टी। अब इसका जो जीन है कैपिटल टी मतलब लंबा पौधा प्राप्त हुआ, कैपिटल टी और कैपिटल टी मतलब लंबा पौधा। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी किसका जीनोटिपिक जीन है? ये संकर लंबे पौधे का जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर एक संकर लंबा पौधा फिर वही है। उसके बाद स्मॉल टी किस पौधे का जीन है? तो ये बौने पौधे का जीन है। ठीक है, तो ये बौना पौधा। अब यहाँ पर जो अनुपात होता है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक अनुपात, जीनोटिपिक तो वो है 1:2:1।
अब उसके बाद इसका फिनोटिपिक जो रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो वो है 3:1, 3:1। इसका दृश्य रूपी मतलब ये देखने में इसके 3 पौधे लंबे दिखाई देंगे, एक पौधा बौना होगा, तो इसका 3:1 फिनोटिपिक अनुपात होगा। अब इसको हम मिटा करके इसके बारे में बताएंगे, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक अनुपात किसने दिया था। अब देखिए 1 मिनट, ये जीनोटिपिक जो अनुपात है और फिनोटिपिक, जीनोटिपिक अनुपात है 1:2। इसे थोड़ा इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब देखिए इसका जो पृथक्करण का नियम है, अब इसमें जो जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो वो है 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो है 3:1। अब देखिए फिनोटिपिक मतलब इसका हिंदी है दृश्य रूपी अनुपात। अब जो देखने में लंबे और बौने पौधे हैं, ये कैपिटल टी एकदम लंबा पौधा है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी है, जो यहाँ पर दिखाई दिया गया था संकर लंबा पौधा था। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी था, फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी जो बौने पौधे का चिन्ह है। अब यहाँ पर देखिए दृश्य रूपी अनुपात मतलब 3 पौधे ऐसे थे जो देखने में एक समान थे, तो फिनोटिपिक में 3 ये हो गए और एक दृश्य रूपी जो बौना था। उसके बाद जीनोटिपिक में एक हो गया, एक का जीन ये है, फिर दूसरे ये जीन और ये जीन एक हो रहे हैं तो 2 हो गया, फिर ये जीन हो गया 3। अब देखिए जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को किस वैज्ञानिक ने निकाला था। तो देखिए जोहानसन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिनका जोहानसन नामक वैज्ञानिक थे, जो 1909 में, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद जो इसका जीन मतलब ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी शब्द है, जीन शब्द का प्रयोग आनुवंशिकी की मूल इकाई में किया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी में किया जाता है। अब उसके बाद हम लोग आगे आपको इस पृथक्करण और प्रभाविता के नियम को किस वैज्ञानिक ने दिया था, उनका नाम। अब जो ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। उसके बाद आता है एक मॉर्गन है, उन्होंने एक अपनी पुस्तक दिया है जिसका नाम है द थियरी ऑफ द जीन। उस पुस्तक से इनको कहा जाता है प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। और बेटसन नामक वैज्ञानिक, हम आप लोगों को बताए थे एलिल जो था, एलिल की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो एलिल की खोज बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद बेटसन को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। हाँ दोस्तों, इसको अब हम लोग आगे मिटा करके उसके बाद इसका जो कंक्लूजन या निष्कर्ष है हम आप लोगों को उसे बता रहे हैं, इस प्रकार के कुछ प्रश्नों को बता रहे हैं। तो आगे देखिए, हम लोग 2 नियम पढ़ चुके हैं, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम। अब तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब देखिए, हम जो आप लोगों को पहले ये बताए प्रभाविता का नियम, उसके बाद दूसरा है पृथक्करण का नियम, जिसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब ये सब जो आनुवंशिकी थे तो आनुवंशिकी से सबसे पहले जाना जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल से ही आनुवंशिकी को जाना जाता है, जिन्हें आनुवंशिकी का जनक है। लेकिन सर्वप्रथम आनुवंशिकी को बेटसन ने खोज किया था। बेटसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आनुवंशिकी की खोज किया था, जिसे आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अब देखिए, आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता मतलब जनकों के गुणों का एक मतलब माता पिता के लक्षणों या गुणों का उनकी संतानों में संचरण होना ही आनुवंशिकी कहलाता है। साधारण भाषा में समझ लीजिए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स का स्थानांतरण ही आनुवंशिक कहलाता है। लक्षणों की यह जो प्रक्रिया होती है, उनका जो जीन स्थानांतरण होता है, इसी प्रक्रिया को हम वंशागत कहते हैं। वंशागत मतलब कि उनका जो एक लक्षण होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब उसका स्थानांतरण होता है तो ये वंशागत रूप में चलता रहता है। उसके बाद ये जो आनुवंशिकी है, आनुवंशिकी जीन की एक इकाई है। जीन जो है, जीन की एक इकाई है। इसे आनुवंशिकी जो है जीन की एक इकाई। ये जीन हमारे डीएनए में पाया जाता है। जीन की खोज सर्वप्रथम जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1909 में। उसके बाद जो है आनुवंशिकता की परिभाषा, जीव विज्ञान की वह शाखा, अब हम आप लोगों को बताते हैं, वह आनुवंशिकता के बारे में बता रहे हैं। अब ये जो नियम है आनुवंशिकता जो है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। आनुवंशिकी का जो है सर्वप्रथम मत किसने दिया था? बेटसन ने। आनुवंशिकी की खोज लगभग 19वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हो गई थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में आनुवंशिकी की खोज शुरू हो गई थी। लेकिन उससे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 में ही दिया था। तो जब बेटसन को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता, तो इसके बारे में इन्होंने भी जब रिसर्च किया तो ये मेंडल साहब के सिद्धांतों को किस 3 वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है, उनका नाम है डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और उसके बाद सर मैक। ठीक है, उसके बाद आगे की जानकारी के बारे में हम आप लोगों को अगले वीडियो में लेके आएंगे। उसके पहले नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है, इसके बारे में हम आप लोगों को आनुवंशिकता का, अब हम लोग 2 नियम को पढ़ लिख चुके हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम। अब ये जो मेंडल साहब का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसे हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। उसके लिए दोस्तों नमस्कार, और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।